हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर और आपका जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉपरेशन। इसमें आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक। देखिए, ये जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं या कमर्शियल बैंक जिन्हें कहते हैं, उसकी जो है संस्थानिक और गैर संस्थानिक स्रोत कौन कौन से हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने जो है कृषि ऋण के बारे में पढ़ा, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। तो हम टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक है उसको कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आज के टॉपिक में आपका जो है वाणिज्यिक बैंक के संस्थानिक और गैर संस्थानिक स्रोत की बात है। तो देखिए, वित्तीय स्रोत को, जो वित्तीय स्रोत है उसको जो है मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहले तो ये समझिए, ये जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ये जो है व्यापारियों को लोन देते हैं उनके बिजनेस के लिए, ठीक है, उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने व्यापार को बढ़ा सकें और अधिक जो है धन अर्जित कर सके। तो इसके लिए जो है ये वाणिज्यिक बैंक जो है लोगों को लोन देती हैं। ये वाणिज्यिक बैंक जो होती हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल और एक होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। यानी कि कमर्शियल बैंक जो है इंस्टीट्यूशनल एक संस्थानिक होते हैं और एक गैर संस्थानिक होते हैं। अब इसके वित्तीय स्रोतों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया, ठीक है। इसके जो वित्तीय श्रेणी है, उस वित्तीय स्रोत है, उसको दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है संस्थानिक या फिर इंस्टीट्यूशनल सोर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? देखिए, ये जो कमर्शियल बैंक होती है या फिर जो वित्तीय स्रोत होते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो इंस्टीट्यूशनल, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। अब ये इंस्टीट्यूशनल की हम बात करें, जिसे संस्थानिक स्रोत कहते हैं, तो ये जो है ये अपौर्चिक वित्तीय संस्थाएं हैं जो सरकार या निकायों द्वारा नियंत्रित होती हैं। देखिए, जो संस्थानिक स्रोत होते हैं इस पे सरकार का हक होता है, ठीक है। सरकार द्वारा ये नियंत्रित की जाती हैं, सरकार द्वारा ये चलाई जाती हैं, तो इसे इंस्टीट्यूशनल सोर्स कहते हैं या संस्थानिक स्रोत भी कहते हैं। ये स्रोत आमतौर पर जो है उचित ब्याज और निश्चित नियमों और शर्तों के साथ जो है लोगों को ऋण प्रदान करते हैं। जो संस्थानिक स्रोत होते हैं ये क्या करते हैं कि जो ये ऋण देते हैं, ऋण का जो मूल्य होता है, देखिए हमने बात की वाणिज्यिक बैंक की, तो ठीक है, वाणिज्यिक बैंक दो तरीके के होते हैं, एक संस्थानिक होते हैं, एक गैर संस्थानिक होते हैं, ठीक है। तो गैर संस्थानिक और संस्थानिक की हम बात करें तो जो संस्थानिक होती हैं इनमें सरकार का जो है क्या होता है, सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार के द्वारा ये नियंत्रित की जाती हैं। और इसका ये जो संस्थानिक बैंक है, इसकी जो ब्याज दर होती है साथियों, ये जो इंटरेस्ट रेट होता है, ब्याज दर होता है, वो काफ़ी कम होता है, उचित होता है। और साथ ही साथ कुछ इसके और अपने नियम होते हैं, शर्त होती हैं, जिसको पूरा करने पर व्यक्ति को जो है इसके द्वारा जो है ऋण प्रदान किया जाता है, ऋण दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना, ठीक है। तो वाणिज्यिक बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और ऋण प्रदान करते हैं। सहकारी समितियां हो गई, तो ये ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में ऋण प्रदान करती हैं। अब हम बात करें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, ठीक है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है? तो ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों की, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको जो अपना कार्य पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो ऋण की आवश्यकता होती है वो इसके द्वारा पूरा की जाती है। एक है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, जिसे NBFCs कहते हैं। ये क्या होती है? वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं लेकिन इसका बैंकिंग लाइसेंस नहीं रखती हैं, ठीक है। ये कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं रखती हैं। सरकार जो है विभिन्न योजनाओं द्वारा या कार्यक्रम चला के लोगों को जागरूक करती है और जो है सरकारी जो ऋण होता है उसके बारे में बताती है। जैसे विकास बैंक, ठीक है। तो विकास बैंक क्या है? ये नाबार्ड जो है क्या है, एक कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है। ये एक ऐसी संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लिए काम करती है और उनको कम से कम रेट में जो है कृषि कार्य करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोन प्रदान करती है। अब दूसरा है गैर वित्तीय संस्थाएं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। देखिए, जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स थे जिसके हमने बात की, तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स क्या थे कि ये औपचारिक होते हैं और इनमें जो है सरकारी नियंत्रण होता है।
वहीं गैर संस्थागत स्रोत जो होते हैं ये अनौपचारिक होते हैं और इस पे किसी सरकार का कोई भी जो है नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, ये त्वरित और लचीले ऋण प्रदान करते हैं और इसमें उच्च ब्याज दरें और शोषण की संभावनाएं अधिक रहती हैं जो गैर संस्थानिक स्रोत होते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, तो जैसे साहूकार या महाजन हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग होते हैं जो किसानों को उचित जो है ब्याज दर पे ऋण प्रदान करते हैं और ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और ज़्यादातर लोग इसी के उसमें फंसे रहते हैं क्योंकि ये ऋण की जो ब्याज दर होती है वो बहुत अधिक होती है और लोग जो है साहूकार को पैसा भरते किसान जो है वो क्या कहते हैं उनको देता रहता है फसल के आने पर। ठीक है, व्यापारिक और कमीशन एजेंट कृषि उत्पादों को ऋण प्रदान करते हैं। कुछ व्यापारी और कमीशन एजेंट होते हैं, मित्र और संबंधी लोग होते हैं, इसके द्वारा भी हम ऋण ले सकते हैं और सहायता प्रदान कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम कमर्शियल बैंक की। ठीक है, जिसे वित्तीय वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। तो ये वाणिज्यिक बैंक क्या है? ये एक वित्तीय संस्था है, ठीक है, जिसका उद्देश्य है कि वाणिज्यिक स्तर पर, बड़े स्तर पर जो है क्या कहते हैं भारतीय जो बैंकिंग सेवा है उसको जो है ये चलाए, वहाँ से लोगों को ऋण दें, ठीक है, ताकि लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ठीक है, यह जो है भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत चलते हैं, ठीक है, विनियमित होते हैं। अब इसका मुख्य कार्य की बात की जाए तो जमा स्वीकार करना। ये वाणिज्यिक बैंक जो होती है इसमें बचत खाता होता है, चालू खाता होता है, सावधि जमा होता है जिसे एफडी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट, आवर्ती जमा होता है, आदि के माध्यमों से लोगों का जो है पैसा ये जमा करती है, जमा स्वीकार करती है। और उसके बाद ऋण और अग्रिम प्रदान। और ये जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं लोगों का पैसा जमा करती हैं, रखती हैं, अपने पास सुरक्षित रखती हैं और साथ ही साथ व्यक्तिगत ऋण देती हैं, कृषि ऋण देती हैं, व्यावसायिक ऋण देती हैं, ओवरड्राफ्ट आदि विभिन्न तरीके के ऋण प्रदान करती हैं ताकि जो किसान है, ग्रामीण क्षेत्र का लोग है, वो अपनी आवश्यकताओं पर जो है इससे ऋण ले सके। ठीक है, साख निर्माण यानी क्रेडिट क्रिएशन, तो जमा किए गए धन के आधार पर नए ऋण प्रदान करना, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ाना होता है। निधि का हस्तांतरण, ये क्या होता है साथियों? ये निधि का हस्तांतरण का मतलब होता है फंड ट्रांसफ़र। ये जो फंड ट्रांसफ़र किया जाता है चेक द्वारा या ड्राफ्ट द्वारा या फिर निफ्ट द्वारा या आरटीजीएस के माध्यम से जो है ये पैसा एक खाते से दूसरे खाते में भेजा जाता है, हस्तांतरित किया जाता है। देखिए वाणिज्यिक बैंक जो है ये लोगों का पैसा जमा करती है और लोगों को ऋण, अग्रिम ऋण देती है और जो है जो लोग होते हैं इसमें जो पैसा जमा किए होते हैं उसी के आधार पे उनको जो है नया ऋण भी प्रदान करती है। और इसमें जो है पैसा एक खाते से दूसरे खाते में भी ट्रांसफ़र जो है चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा, आरटीजीएस के द्वारा या फिर निफ्ट के द्वारा जो है एक खाते से दूसरे खाते में भेजा जाता है। तो ये वाणिज्यिक बैंक जो होती हैं ये एक तरह की जो है सरकारी संस्थाएं भी होती हैं। इनका वाणिज्यिक बैंकों पर कुछ बैंकों पर जो है सरकार का भी नियंत्रण होता है जिसके माध्यम से जो है ये चलते हैं और इनमें जो है पैसा जमा किया जाता है और साथ ही साथ ऋण भी ले सकते हैं। एजेंसी कार्य, ग्राहकों की ओर से भुगतान एकत्र करना, बिलों का भुगतान करना, प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करना, ट्रस्टी और प्रबंधक के रूप में कार्य करना। और इसकी कुछ सेवाएं हैं जैसे कि लॉकर सेवाएं हो गई और विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय हो गया, व्यापारिक सूचनाएं और सलाह हो गया, एटीएम हो गया, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट, डिजिटल सेवाएं आदि जो है क्या कहते हैं इसके माध्यम से चलाए जाते हैं। वाणिज्यिक बैंक का सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल ऑफ कमर्शियल बैंक। तो सामाजिक नियंत्रण का अर्थ यह है कि बैंक केवल लाभ कमाने के साथ साथ समाज के लोग जो हैं उनकी आर्थिक उद्देश्यों की अनुरूप कार्य करे। ठीक है, जैसे भारत देश की बात की जाए तो भारत देश हमारा एक कृषि प्रधान देश है। तो वाणिज्यिक बैंक जो है भारत में लगभग 1960 के दशक से जो है यह महसूस किया गया कि निजी वाणिज्यिक बैंक केवल शहरी क्षेत्रों और बड़े उद्योगों को ऋण दे रही हैं, लेकिन ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों की अपेक्षा की जा रही है। तो मतलब यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र थी 1960 के बाद दशक में जो ये बैंकें थी वो
उद्योगों के लिए या शहरी क्षेत्रों में ही ऋण देती थी। ठीक है, तो यह एक चीज़ देखा गया कि ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा भी की जा रही थी, उपेक्षा, क्योंकि इधर जो है इसको नहीं दिया जा रहा था लोगों को लोन। तो इस असमानता को दूर करने के लिए, ऋण सुविधाओं को और समावेशी करने के लिए सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा को भी अपनाया गया, जिसका उद्देश्य था प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण। ठीक है, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कृषि संभव हो सके, लघु उद्योग हो सके, ठीक है, और कमजोर वर्ग हैं, उन क्षेत्रों में जो है लोगों को कृषि के लिए, लघु उद्योग के लिए जो है ऋण देना। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों के लिए ऋण सुनिश्चित करना, ताकि उस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो सके और लोगों का भी विकास हो सके। आर्थिक असमानता कम करना, तो यह सुनिश्चित करता है कि ऋण केवल कुछ हाथों में केंद्रित न हो, बल्कि व्यापक रूप से जिसको भी ऋण की आवश्यकता हो उस तक पहुँचे। ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच, जो बैंकिंग सेवाएं हैं इनका विस्तार ग्रामीण और अर्ध सरकारी क्षेत्रों तक करना, और उसके बाद विकास में भागीदारी। तो राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बैंकों की भूमिका को बढ़ाना। ठीक है, और सामाजिक नियंत्रण के तहत सरकार जो है बैंकों का प्रबंधन, ऋण की नीतियां और जो है नियंत्रण स्थापित करना, और साथ ही साथ चाहे उस बैंक का जो स्वामित्व हो किसी निजी हाथों में हो, लेकिन इन सब की जो नीतियां थी वो सरकार के द्वारा ही चलाई जानी थी, जिसके कारण राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसके द्वारा सभी बैंकों को जो है आरबीआई के द्वारा ही चलाया जाना सुनिश्चित किया गया। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो राष्ट्रीयकरण क्या है, तो भारत में जब वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण और आर्थिक या फिर सामाजिक कदम उठाया गया, जिससे जो असमानताएं हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की, उसको दूर किया जा सके। सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से जो है यह कदम उठाया गया। तो इसमें क्या था, ऋण का केंद्रीकरण, ऋण सुविधाएं कुछ बड़े औद्योगिक घरानों तक ही सीमित थी, जिससे असमानताएं बढ़ रही थी। ठीक है, वित्तीय समावेशन की कमी, बड़ी आबादी को अपरिचित बैंकिंग सेवाओं से वंचित रखा गया। आर्थिक विकास की गति देना, ठीक है, तो इसके द्वारा सरकार आर्थिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और उद्योगों को जो है वित्त पोषित करने के लिए और अधिक नियंत्रण चाहती थी। और सामाजिक उद्देश्य की बात की जाए तो बैंकिंग को लाभ केंद्रित दृष्टिकोण से सेवा केंद्रित दृष्टिकोण में बनाना। अब राष्ट्रीयकरण के चरण की बात की जाए तो 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक, यानी जिसे कहते हैं आरबीआई, ठीक है, आरबीआई, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, जो भारत में केंद्रीय जो है बैंक है। और 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसे बाद में इसका नाम बदलकर एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। 1959 में इसके साथ 8 अन्य क्षेत्रीय बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया? 1959 में। और फिर 19 जुलाई 1959 में भारत सरकार ने 14 और जो है कुछ निजी और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और वो बैंक जो है उनकी जो जमा राशि थी वो 15 करोड़ से अधिक थी। फिर 15 अप्रैल 1980 को निजी क्षेत्रों के और जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमा राशि 200 करोड़ से अधिक थी। राष्ट्रीयकरण के प्रभाव की बात की जाए तो वित्तीय समावेशन में वृद्धि हुई। जब राष्ट्रीयकरण बैंकों का किया गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो बैंकिंग सेवाएं अब जो है ग्रामीण से अर्ध सरकारी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। बैंकिंग सेवाओं की तेजी से जो है पहुंच बढ़ी, और उसके बाद प्राथमिकता वाले क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर कृषि संभव था, लघु उद्योग संभव था, उन क्षेत्रों में जो है उन क्षेत्रों को, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को बढ़ावा मिला, और जो है उनकी ज़रूरत के अनुसार जो है उनको ऋण मिलना प्रदान हुआ। रोजगार सृजन, बैंकिंग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा हुए, और जो है ग्रामीण विकास क्षेत्रों में निवेश और विकास को भी बढ़ावा मिलना जो है शुरू हुआ। सरकारी योजनाओं का समर्थन, जब राष्ट्रीयकृत बैंकों ने विभिन्न सरकारी विकास योजनाओं को वित्त पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, ठीक है, तो जो ग्रामीण वाणिज्यिक बैंक है, ये अर्थव्यवस्था को जो है
अर्थव्यवस्था की एक तरह से रीढ़ है। हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ठीक है, क्योंकि वित्तीय मध्यस्थता का कार्य करता है और सामाजिक नियंत्रण, साथ ही साथ राष्ट्रीयकरण जैसे कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कि बैंकों का लाभ केवल व्यापक सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करे, जिससे एक समावेशी और संतुलित आर्थिक विकास हो सके और जो है ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनसंख्या थी, जिन क्षेत्रों में कृषि या लघु उद्योग संभव था, उन लोगों तक जो है ऋण की जो कमी थी, जिसके कारण वो अपना फसल उत्पादन या लघु उद्योगों की स्थापना नहीं कर पाते थे, उनको जो है बैंकों के द्वारा, जब बैंकों की पहुंच उन तक हुई तो बैंकों के द्वारा उनको लोन दिया गया, ऋण दिया गया, जिसके माध्यम से जो है लोगों में एक नई क्रांति आई कि जो है उनको नए नए उद्योगों के स्थापना करने और साथ ही साथ अपने जो कृषि कार्य है उसको बढ़ाने की एक चेतना हुई, जिसके कारण जो है लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि वो कैसे अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाएं। पशुपालन, मक्खी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, तो इन सब चीज़ों के लिए लोगों में जागरूकता आई और वो फिर विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से, क्योंकि आज के समय में भारत सरकार के द्वारा बहुत कई प्रकार की जो है सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से बैंकों की या फिर लोगों की जो है लोगों को जोड़ा जा रहा है कि लोग जो है कृषि क्षेत्रों में आए, जुड़ें और तमाम जो कृषि योजनाएं हैं उनका लाभ लें, ऋण लें और कृषि कार्य को आगे बढ़ाएं, अधिक से अधिक उत्पादन जो है उत्पादन करें और साथ ही साथ अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें। तो यह एक तरह से इसमें भी रोजगार का जो है अवसर उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि यह एक तरह का स्वरोजगार है, तो जिसके माध्यम से लोगों की आर्थिक विकास जो है होना सुनिश्चित हुआ। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।